चलो अभी इसी बात पे आगे बढ़ते हुए मैं अपने अगले पार्टिसिपेंट के बारे में कुछ दो लाइनें बोलने की कोशिश कर रही हूँ। तो अभी जिनको मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ, इनके लेखन की पहचान इनके नाम में छिपी है। कुछ बातें अनकही माफ कीजिएगा। तो कई ऐसे जज्बात जो अक्सर शब्दों तक नहीं पहुंच पाते, वैसे ही अरुणा जी अपने मतलब जो खुद के शब्दों से खूबसूरत आवाज के साथ मंच पे लेकर आते हैं। तो चलो सब हम लोग मिलकर उनका स्वागत करते हैं। अरुणा जी, अभी ये मंच आपका है। ओहो, थैंक यू सो मच। कलम के हमसफर, सच में हमसफर बन गया है ये। आजकल ग्रुप पे भी लिखना शुरू किया हमने, पहले देखा नहीं था, शुरू किया है लिखना। थैंक यू सो मच ज्योति जी, इतना प्यारा इंट्रोडक्शन देने के लिए। और आप जो सब्जेक्ट्स देती है उसमें और लिखने के लिए मजा आता है, फैक्ट बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। तो आज की जो कविता है ये मुक्त छंद में है। तो हम गजल भी लिखती हूँ, मुक्त छंद में भी लिखती हूँ, छंदों में भी लिखती हूँ, बट मुक्त छंद थोड़ा अच्छा लगता है कि इसके लिए कुछ बाउंड्रीज नहीं होते, जो सोच आती है वैसे हम लिख सकते हैं। तो आज की कविता का शीर्षक है रोटी का अटल वनवास। तो सुनिए। वह जो गोल रोटियां बिछी है मेज पर, वह महज भोजन नहीं, उसकी उम्र का दस्तावेज है, जो तवे के तपिश में रोज थोड़ा थोड़ा जलता है। हवा में तैरता हुआ ये नीला धुआं सिर्फ लकड़ियों का नहीं, उसकी अनकही उलझनों का वो गुब्बार है। और रसोई की चौखट के भीतर ये एक मौन है, जो किसी गहरे कुएं डरावना सा है। कभी आपने महसूस किया है वो डरावना सा मौन? हाँ, शायद किया भी होगा, लेकिन किसी से कहा नहीं होगा। झोंक की कड़कड़ाहट सुनी है कभी? हाँ, मैंने तो बहुत बार सुनी है। पता है वो क्या है? वो है एक सोची समझी साजिश, ताकि दब जाए हमारे भीतर की उठती कराहट। ये मसालों की तीखी गंध अक्सर निकल लेती है उसकी लंबी आहें, और ये हल्दी का पीलापन वह मसालों का रंग नहीं, उसके चेहरे की जर्दी है। सपनों का क्या है? वो तो खोलते पानी की बाप बनकर छत से टकराकर वही दम तोड़ देते हैं। कढ़ाई के कालिक में न जाने उसके कितने अपने और कितने अपनेपन धुंधले होकर विलीन हो गए हैं। वह चिमटे से सिर्फ रोटी नहीं पकड़ती कभी, वो सुलगती रूह को पकड़ने की कोशिश करती है, ताकि कभी कभी उस फूले हुए रोटी के साथ में वो पुरस सके लोगों को अपने दिल के कुछ जज्बात भी। बर्तनों को मांजते रगड़ते उसकी अपनी खुशबू अब धातु की गंध में कब की बदल चुकी है। उसे तो ये भी याद नहीं कि उसने आखिरी बार कौन सा परफ्यूम यूज किया था। अंत में सबने थाली में परोसे हुए स्वाद की इबादत की। सबने कहा, आहा, जायका बड़ा लाजवाब हुआ है, पर किसी ने उसके चेहरे को कभी पढ़ा है? उसने अपने जिगर के टुकड़े को हमेशा परसकर आपके थाली में दिया है। कभी कभी अपने सपने दाल के साथ में रंग बदल कर दिए हैं, कभी कभी जायके में सब्जी के साथ में अपने कुछ मन की बातें भी परोसी होगी, लेकिन किसी ने उसे देखा नहीं होगा। अब रात होगी, चूल्हा बुझ जाएगा, पर उसके भीतर की आग का क्या? वह तो राख के ढेर में दबी हुई एक सुलगती शिनाख्त है, जो कभी बुझेगी नहीं। उसकी उंगलियों के पोरों पर अब कोई लकीर ही नहीं बची। वहां बस मसालों के जिद्दी निशान हैं और जलने के वो छोटे छोटे टापू, जो समय के साथ उसके त्वचा का भूगोल बन गए हैं। उसे तो याद भी नहीं कि उसने आखिरी बार कौन सी रंग की नेल पेंट लगाई थी। शायद हमें भी याद नहीं होगा। अजीब है ना, पूरे घर उसकी बनाई हुई सुगंध से महकता है, पर उसके अपने वजूद में अब सिर्फ साबुन और सिलबट्टे की गंध बसी है। वह जो परोसती है वो केवल अन्न नहीं, उसके ममता की, उसके सपनों की और न जाने कितने चीजों की होती है। पर लोग अक्सर नमक कम होने की शिकायत करते हैं, पर उस नमक का हिसाब भूल जाते हैं जो उसकी आंखों से बहकर चुपके से कभी दाल में घुल गए होंगे। पर रसोई की चार दीवारों में एक किरदार नहीं, बस उपलब्धता बन गई है। सब उसे भूख के वक्त याद करते रहेंगे, पर तृप्ति के बाद
तृप्ति के बाद शायद वो फिर से बर्तनों के शोर में खो जाएगी, जैसे आप और हम खो जाते हैं। उसका हमारा अस्तित्व उसी अंतिम रोटी की तरह है जो सबके खा लेने के बाद अक्सर ठंडी और अकेली रह जाती है। और हमारे भी नसीब में वही आता है, आखिरी रोटी का अटल वनवास। शुक्रिया।